तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं 11 बज चुके हैं, 1 मिनट शेष रह गया है परंतु हमारे साथ कई बंधु जुड़ चुके हैं, कई भाई जुड़ चुके हैं। सभी किसान भाइयों का, हमारे व्यूअर्स का हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई आपदा विपदा से पूरा मानव जीवन, पूरा मनुष्य परेशान हुआ पड़ा है। कोरोना तो वैश्विक महामारी थी ही, उसके साथ साथ तूफान, टिड्डियों का दल और कई आपदा विपदा धीमे धीमे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें इन आपदा विपदाओं से रुकना नहीं है, थमना नहीं है और इफ्को किसान की हमेशा यही प्रयास रहा है कि किसान भाइयों, अन्नदाताओं को, हर व्यक्ति विशेष को जानकारी का अभाव कभी ना हो पाए, भले ही कितने ही चैलेंजेस आ पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये अपना फेसबुक लाइव सेशन की सीरीज आपके सामने लाते हैं और प्रतिदिन ज्वलंतशील मुद्दे, नए नए जानकारियां, नए नए विषय पे आपसे जानकारी साझा करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं और साथ ही साथ आपके प्रश्नों का सवाल जवाब देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों एवं मित्रों को जोड़ें, इसके बारे में बताएं कि हम और अच्छे से अच्छी बातें आप तक पहुंचा सकें। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही नया विषय है। इसके बारे में कई भ्रांतियां फैली, इसके बारे में कई ब्लॉकेड आई मन में और सदियों से हम इस विषय पे बातचीत तो करते हैं, लेकिन कृषि का एक मुख्य अंग इसको हम नहीं बना पा रहे। आय संवर्धन का एक मुख्य कार्य है, एक प्रमुख एक्टिविटी है, एकीकृत फसल जो योजना है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत फसल पद्धति, उसका भी एक ये मुख्य आयाम बन सकता है। जैसा कि मैं देख सकता हूं 25 से 30 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव जुड़ने से पहले ही विनोद त्रिपाठी जी, दया श्रीवास्तव जी, मनोज जी, आनंद मोहन जी, संदीप नायक जी, अजय यादव जी, स्नेहा कृष्णन जी, परितोष पात्रा जी, आशीष काले जी, सब ने अपना धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव जुड़ने में। आज का जो विषय है एक नया ऊर्जावान विषय है, ज्वलंतशील विषय है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आज हम मुख्य तौर से बात करेंगे व्यावसायिक कार्प मत्स्य पालन हेतु आय अर्जन। ये मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ विषय है क्योंकि कई डिमांड आ रही थी हमारे पास कि मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी दे, क्योंकि ये एक नया क्षेत्र है कृषि एवं एलाइड सेक्टर में, जिससे आय संवर्धन की, आय की जो सृजन है, आय के जो अवसर हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक नए एक्सपर्ट हैं, ऊर्जावान एक्सपर्ट हैं। उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराना चाहता हूं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वह प्रधान वैज्ञानिक हैं, जल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण इकाई लखनऊ, ICAR राष्ट्रीय मत्स्य अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, जिसको कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स NBFGR लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। बहुमुखी, बहुप्रतिभावान एवं पिछले 30 सालों से, अगर मैं कहूं 3 दशकों से, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी उनकी एक्सपीरियंस है। वह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये ICAR सिस्टम से जुड़े हुए हैं और 30 सालों से किसानों के बीच रह के अपना सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं। इसी के बीच मैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स गिनाना चाहता हूं आपको। डॉक्टर साहब 30 सालों से जुड़े तो हुए ही हैं, उसके साथ साथ इन्होंने 100 से ज्यादा, करीबन 150 के लगभग इनके रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, 20 से ज्यादा दूरदर्शन टीवी शोज कर चुके हैं, रेडियो टॉक्स कर चुके हैं और इसी तरह से प्रसार प्रचार के क्षेत्र में, कृषि एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपना योगदान किसानों के बीच दे रहे हैं। तो आइए हम सारे व्यूअर्स मिलके, जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, नई ऊर्जा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कुमार सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भट्टाचार्य जी, और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार एवं अभिवादन। डॉक्टर साहब, आप आज जो है समय निकाल के हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का हम जो अपना लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं, उसका विषय वस्तु, उसका टॉपिक मैंने हमारे व्यूअर्स को कह दिया है। मैं चाहता हूं जो हमारा विषय है आज का, व्यवसायिक कार्प मत्स्य पालन द्वारा आय अर्जन कैसे किया जाए, इसकी एक पृष्ठभूमि आप हमारे सारे व्यूअर्स को दे दें और उसका इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ लगभग 25 से 30 लोग जुड़ चुके हैं इस समय लाइव में, और धीमे धीमे लोग और आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जैसा कि आप जानते हैं, मछली किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अलावा मछलियां आम जनमानस के स्वास्थ्य में अमूल्य योगदान देती हैं। मछलियां अपने पौष्टिक गुणों के कारण लोगों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। कृषि के अंतर्गत जल जीव पालन भी एक अहम उद्यम है, जिसे आजकल हम जल कृषि कहते हैं। जल कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जल कृषि आज भारतवर्ष में की जा रही है, जिसमें तटीय जल कृषि है, सामुद्रिक जल कृषि है और मीठा जल कृषि है। तो आज के विषय के अनुरूप मीठा जल कृषि के अंतर्गत जो मुख्यतः 70 से 80% जो मत्स्य जल कृषि की जा रही है, तो कार्प मत्स्य पालन लैंडलॉक स्टेट में किया जाता है, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और विशेषकर इसके अंतर्गत आने वाले बहुआयाम जैसे शिशु मीन उत्पादन और अंगुलिका उत्पादन और बाजारू मत्स्य उत्पादन के आर्थिक पहलू के अंतर्गत मैं अपना विचार रखना चाहूंगा। आशा है श्रोताओं को इससे जानकारी होगी और इसे अपनाकर आने वाले समय में इसका अपने लिए लाभ उठा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, मछली में बहुत सारे लाभकारी गुण हैं। इसमें प्रोटीन भी है, अम्ल भी है और इसमें अन्य प्रकार के वसा भी है। तो ये सारी चीजें जो है, जिसे एक सरल और सुपाच्य प्रोटीन कहा गया है, आमतौर पर सभी मांसों में इसे सफेद मांस के रूप में दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। और मछलियों के अंतर्गत जो मछली पालन आता है, मछली पालन के अंतर्गत मछलियां जो आती हैं, जो उत्पाद के रूप में आती हैं, तो उसमें मुख्य रूप से इनके अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं। सरल और सुपाच्य प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं और अम्ल भी होते हैं इसमें, जो विशेषकर फैटी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो कि मछलियों में स्वतः संश्लेषित होते हैं और मनुष्यों में संश्लेषित नहीं होते हैं। यही कारण है कि इनके उपभोग से मनुष्यों की बुद्धि भी प्रखर होती है और मस्तिष्क भी अच्छा रहता है, त्वचा इत्यादि सभी चीजें काफी अच्छी रहती हैं। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, क्या बात है, आपने एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से आज की पृष्ठभूमि बता दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, हमारे साथ 40 से ज्यादा लोग लाइव में इस समय जुड़ चुके हैं। कई लोग दूर दूर से आए हैं देखने के लिए। श्री ऐश्वर्या एंटरप्राइजेस, करुणेश जी, स्नेहा जी, प्रांजल रावत, यानेन माथंकर, अनुतम सिंह, आशीष काले, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, सभी लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। डॉक्टर सुशील कुमार राय जी ने भी अपना अभिवादन दिया है। और इससे पहले हमारे पास एक सवाल भी आ चुका है। डॉक्टर आनंद मोहन जी ने अपना सवाल भी पूछा है। आनंद मोहन जी, थोड़ा सा धैर्य रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, आपका सवाल हम जरूर लेंगे। और दूसरे किसी भाई भी, दूसरे व्यूअर्स भी जो हमारे साथ देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स और अपने सवाल पूछें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अपने इस पहले सेगमेंट की ओर, हमारे इस विषय पे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों, 3 दशकों से भी ऊपर आप हैं इस समय। विभिन्न इंस्टीट्यूट्स, विभिन्न ये संस्थानों में आपने अपना योगदान दिया है। एक जो भ्रांति है कृषकों के मन में, मत्स्य पालकों के मन में, ये देखा गया है, जो मछली पालन है वह केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गया है। ये केवल जो तटीय राज्य है, कोस्टल एरियाज हैं, वहीं के किसान कर पाएंगे। और जिसको बोलते हैं कि कोस्टल राज्यों के किसानों की मोनोपोली की एक तरह से हो चुकी है। जो लैंड लॉक अंतर तटीय जो राज्य हैं, अंतर तटीय जो स्टेट्स हैं, उनमें ये ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, प्रख्यात नहीं हो पाया, पॉपुलर नहीं हो पाया। इनके लिए, इन भ्रांतियों को तोड़ते हुए हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए आपके लिए क्या सुझाव हैं और इसके लिए आप उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी सिद्धार्थ जी,
जैसा कि आपने कहा, तटीय इलाकों में ही इसका प्रादुर्भाव है। मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण है कि तटीय एवं सामुद्रिक मछलियां जो हैं उनका निर्यात बड़े पैमाने पर विदेशों को किया जाता है, तो भारत सरकार को उसको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मुद्रा प्राप्त होती है। तो इस कारण से लोगों के मन में ज्यादातर यही भावना रहती है कि केवल तटीय क्षेत्रों में ही इस प्रकार के पालन का उपयोगिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उतनी ही मात्रा में हमारे अंतःस्थलीय क्षेत्रों में, जो कि हमारे पोखर हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, हमारे जो चौर हैं, मौन हैं, इन सब में भी नदियां हैं, नाले हैं और नहरें हैं, इन सब में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। और इसके द्वारा इन लैंडलॉक स्टेट में भी मछली पालन बड़े त्वरित पैमाने पर किया जा रहा है। और जो भाई नहीं जानते उनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष में 2.36 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा तालाब हैं, जिसका अभी तक हम केवल आच्छादन 50 से 60% के आसपास ही कर पाए हैं। और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा है, इनके द्वारा बहुत सारे अतिरिक्त तालाब बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क निर्माण में जो मिट्टी से सड़कों की भराई की जाती है, उन क्षेत्रों में भी बहुत सारे तालाबों का अतिरिक्त सृजन हो रहा। तो ये सारे चीजें आने वाले समय में अंतःस्थलीय मात्स्यिकी में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। और कोई भी इस क्षेत्रों पर मीठा जल कृषि कर सकता है। इसके बहुत सारे आयाम है, उसके द्वारा अपने आर्थिक उपार्जन को आगे बढ़ा सकता है, त्वरित कर सकता है। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने ये जो एक भ्रांति थी लोगों के मन में कि जो अंतरतटीय जो अंतरस्थलीय राज्य है वहां पे मत्स्य पालन का इतना स्कोप नहीं हो सकता है, वो आपने दूर किया। आगे बहुत सारी बातें करेंगे। इसी बीच अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आज का आप हमारा पहला सवाल ले लें। आनंद मोहन जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कमेंट करके ये पूछा है, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तहत कोई सब्सिडी मिलती है क्या? आप इनका जवाब दें डॉक्टर साहब। अभी इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अभी शुरू कैबिनेट ने अभी संस्तुति प्रदान की है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी उद्घोषणा की है, तो आशा की जाती है कि इसके अंतर्गत आने वाले समय में उसका स्वरूप उजागर जब होगा तो इस बारे में जानकारी आपको मुहैया हो सकती है। अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी प्रदान कर सकूं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद मोहन जी, आशा करते हैं कि आपको इस जानकारी से आपके सवालों का उचित जवाब मिल गया है। इससे संबंधित और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो हमारे पेज में जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और तथा हमारे इफ्को किसान एग्रीकल्चर ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें। डॉक्टर साहब, इसी बीच अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही कौतूहल भरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसी विषय पे कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल मैं तुरंत आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मनोज पांडे भाई हैं हमारे, जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि मछली पालन उत्तराखंड अल्मोड़ा क्षेत्र में इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड से ये जो है ताल्लुक रखते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये पांडे जी जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, तो जिसे अपलैंड मात्स्यिकी का केंद्र कहा जाता है, वहां पर पहाड़ी इलाकों में मत्स्य पालन की जो संभावनाएं हैं उसके लिए एक अतिरिक्त संस्थान भीमताल में उपस्थित है, तो वो लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसकी जो कार्य नीति है, दिशा निर्देश है और नीतियों का निर्माण वहां से किया जा रहा है। वैसे घाटी के क्षेत्रों में जो मैदानी इलाके उत्तराखंड के हैं, वहां पर जो आज का विषय है उसका भी मत्स्य पालन के द्वारा कार्प मछली पालन करके कोई भी किसान भाई, लघु कृषक हो या सीमांत कृषक हो, उससे फायदा उठा सकता है और उसकी अपार संभावनाएं हैं। उसके अलावा शीतल जल मत्स्यों का भी काफी उपयोग वहां पर है और पहाड़ों पर कैसे मछली पालन किया जाता है उस बारे में वहां के लोग इस विशेषज्ञता को उजागर कर सकते हैं। आशा करते हैं मनोज पांडे जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। डॉक्टर साहब ने इंस्टीट्यूट का भी नाम बताया भीमताल में, और एवं जो मैदानी इलाके हैं वहां पे किस तरह से मत्स्य पालन ऑलरेडी चल रहा है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फायदा पहुंचा है। हमारे साथ जुड़े रहें। डॉक्टर साहब, 35 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, काफी इंटरेस्टिंग हो चला है हमारा आज का सेशन। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, मैं ये अब जानना चाहता हूँ, आप हमारे कृषक भाइयों को बताएं, जो शिशु मीन, इसको फिश फ्राई भी कहते हैं, इसके उत्पादन तहत
कैसे हमारे किसान भाई इसकी मुख्य तरह से उत्पादन कर सकते हैं और इससे आय अर्जन कर सकते हैं? ओवर टू यू डॉक्टर। आमतौर पर जो आज का विषय है कार्प मत्स्य पालन की आर्थिकी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत 3 आयाम जुड़े हुए हैं, जिसमें शिशु मीन उत्पादन या फिश फ्राई प्रोडक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दूसरा जो है अंगुलिका उत्पादन फिश फिंगरलिंग प्रोडक्शन कहते हैं, और तीसरा जो है टेबल फिश प्रोडक्शन या बाजारू मछली का उत्पादन। इन्हीं के अंतर्गत सर्वप्रथम शिशु मीन उत्पादन के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि शिशु उत्पादन के लिए कोई भी किसान, जैसा कि आप जानते हैं भारत में किसानों की जो है 85 से 86% जो हमारे किसान हैं वो या तो सीमांत कृषक हैं या उसमें लघु कृषक हैं। आप जानते हैं सीमांत कृषकों की जो सीमाएं दी गई हैं 1 हेक्टेयर से कम है। उसके अलावा जो लघु कृषक हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच आते हैं। ऐसी दशा में अगर उनके पास 1 हेक्टेयर ही हम मान लें कुछ जमीन है उपलब्ध है और उसका 10% भाग ही केवल जीरा उत्पादन होने के बाद हैचरियों से जीरा लाकर और शिशु मीन उत्पादन केवल करे और उसे व्यापारित करके विपणन करके अपने आमदनी को बढ़ा सकता है। तो अब बात उठता है कि इसके लिए किस तरह के तालाब चाहिए और इसके लिए क्या क्या करने चाहिए, इसमें नफा और नुकसान क्या है, क्या क्या इसमें है, इसकी आर्थिकी क्या है, तो इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम शिशु मीनों के लिए जो उत्पादन वाले तालाब होते हैं वो 250 वर्ग मीटर से लेकर 1000 वर्ग मीटर तक सर्वथा उचित है। वैसे जो लोग प्रगतिशील उद्यमी हैं, प्रोग्रेसिव फिश फार्मर है, वो बड़े आकार में भी इसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो मछलियों का कार्प मछलियां जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, अगर कार्प मछली का यहाँ मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। कार्प मछलियों में मुख्य रूप से वो मछलियां आती हैं जैसे रोहू हुआ, भाकुर हुआ, नैन हुआ, सिल्वर कार्प हुआ, ग्रास कार्प हुआ, कॉमन कार्प। ये सारी सल्क वाली मछलियां जो होती हैं इन्हें कार्प मछली करता है। तो इन्हीं के शिशु मीनों का अभिपोषण करना होता है। उसके तालाब का जो आकार होना चाहिए आमतौर पर मैंने बता दिया 250 वर्ग मीटर से लेकर 1000 वर्ग मीटर तक, और इसमें संचय दर जो रखते हैं हम 3 से 5 मिलियन यानी 30 से 50 लाख प्रति हेक्टेयर की दर रखते हैं। और कृषकों को जीरा जो है आजकल भारत सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा हर जनपदीय स्तर में लगभग निजी हैचरियाज हैं, कार्प की हैचरियां हैं या सरकारी हैचरियां हैं। तो यहाँ से किसान भाई बीज प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पॉलीथीन बैग से लाकर और अपने नर्सरी तालाब में इसका अभिपोषण कर सकते हैं और उत्पादन लेकर उसके उत्पाद को विक्रय करके जो बड़े किसान हैं जिनके पास शिशु मीन नहीं है उन्हें देकर ये आमदनी को बढ़ा सकते हैं, या अगर इनके पास जमीन है तो अंगुलिका उत्पादन के अगले पद्धति में ये योगदान देकर अंगुलिकाओं का विक्रय कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या करने चाहिए किस प्रकार के तालाब में, तो इसमें गहराई कम से कम 1 मीटर रहनी चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि किसान भाई जानकारी के अभाव में 2 मीटर गहरे पानी वाले तालाबों में जीरों का संचय कर देते हैं हैचरियों से लेकर, और उनको बाद में जो प्राप्ति होती है बहुत नगण्य होती है, नुकसान होता है। तो इसकी सावधानी बरतना चाहिए। 1 मीटर गहराई की जब मैंने बात की तो आपको शुरुआत में 2-3 फीट ही पानी भरना चाहिए और धीरे धीरे जल भराई 1 या 1.25 मीटर के आसपास करते हुए, इससे मछलियों की बढ़वार होती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जीरा जो होता है 3-4 दिन का बच्चा बहुत छोटा होता है और उसको तैराकी करने के लिए चलन प्रचलन के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा अगर गहराई ज्यादा है तो ऊपर जाएगा या इधर उधर भ्रमण करेगा तो उसको ज्यादा खर्च करना होता है, तो इससे उनका मृत्यु का कारक भी बन जाता है। इसलिए जल की गहराई जो है हमेशा 1 मीटर के नीचे हम रखते हैं। अब बात आती है इस प्रकार के तालाब अगर पुराने तालाब हैं तो उनकी प्रबंधन पर क्या क्या खर्चे होते हैं, नए तालाब हैं तो उनको जो बना चुके हैं उसमें कैसे कैसे किया जाए। तो इसका आर्थिक विश्लेषण अगर हम करें तो इसमें देखेंगे कि अगर पुराना तालाब है, नर्सरी तालाब है, तो उसमें तालाब सुधार में तकरीबन अगर 1000 मीटर स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ग मीटर की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर 4 नर्सरियां भी बनाया जा सकता है 250 वर्ग मीटर की, तो उसका मैंने यहाँ आर्थिकी दिया हुआ है, बताया है। तो इसको अगर तालाब सुधार की नर्सरी की है तो उसमें 5000 रुपए खर्च कर सकते हैं। उपकरण जाल इत्यादि जो शिकारमाही के लिए जरूरत होती है 5000 रुपए उसमें है, और इसकी फसल 20 दिन की ही होती है, 20-22 दिन ही होती है, उससे ज्यादा नहीं। तो कोई भी किसान भाई ये शिशु मीन उत्पादन एक ही तालाब में 3-4 महीने में
5 चक्र कम से कम ले सकता है, 5 फसलें ले सकता है। महुआ की खली अगर पानी भरा हुआ कोई हिंसक मछली है, आमतौर पर इसको आवश्यकता नर्सरी तालाबों में नहीं पड़ती है, उस पर 5,000 खर्च कर सकते हैं। महुआ की खली नहीं मिलती है तो ब्लीचिंग पाउडर का अपना 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं, और महुआ की खली 250 किलोग्राम 1,000 वर्ग मीटर के लिए होता है। तो ये इसका आर्थिकी जो है 5,000 रुपए हमने रखा है। खाद और तालाब का फर्टिलाइजेशन जरूरत होता है, उर्वरता बढ़ाना होता है, उसके लिए कुदरती भोजन पैदा करने के लिए हमें कार्बनिक खाद देना होता है, गोबर देना होता है, उसके अलावा रासायनिक खाद भी देना होता है, डीएपी के रूप में, एनपीके के रूप में या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, जिससे कुदरती प्लवक बढ़ सके और मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिलता रहे। तो उस पर 2,000 रुपए खर्च होता है। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, साबुन तेल झाग का प्रयोग करना होता है, क्योंकि कीटों का प्रकोप जीरे छोटे 3-4 दिन के बच्चों को ज्यादा पड़ता है। वो अपने प्रोबेसिक्स से मछलियों को, जो जीरे होते हैं, छोटी मछलियां होती हैं, सिसमीन होती हैं, उनके रक्त को चूस लेते हैं और इससे उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए हमेशा वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ऑयल और साबुन के झाग का इमल्सिफिकेशन छिड़काव किया जाए, जिससे ये कीड़े नष्ट हो जाएंगे और आपकी जो सिसुमीन है अच्छे रूप में वृद्धि करेंगे। तो इस पर हमने 700 रुपए रखा। आजकल ये इस पर 0 बजट भी किया जा सकता है। आमतौर पर जब डीजल मिलता है लोगों के घरों पर पंपिंग सेट होता है, उसमें अगर 75 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए और एक शैम्पू की जो पुड़िया होती है वो डालकर झाग बना कर दे सकते हैं। वो भी नहीं है तो जो डीजल पंप का जला हुआ तेल निकलता है, मोबिल ऑयल, जो जला हुआ इंजन ऑयल निकलता है, उसको आप एक मार्किन के कपड़े में उसको छान लें, और छाने के पश्चात जब बाल्टी में वो पानी आता है, तेल युक्त अंश आता है, उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल दें और उसका छिड़काव कर दें, तो भी उतना ही असर करता है और मछली जो अनावश्यक कीट है इनका नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ 1,000 वर्ग मीटर के लिए हमने बताया 3 लाख जीरो की आवश्यकता होती है। जैसे हमने शुरू में ही बताया 30 लाख से 50 लाख ये प्रति हेक्टेयर की दर है, इसका संचय दर है। तो यहाँ पर 3,03,000 रुपए हमने 1,000 रुपए 1 लाख के लिए रखा। मजदूर इत्यादि अगर किसान भाई अपने स्वयं कर रहे हैं तो इसको काटा जा सकता है, और अन्य खर्च पे 1,000। तो कुल मिलाकर अगर थोड़ा बहुत पूंजी बैंकों से भी लेनी पड़ती है तो उस पर सूद भी हमने लगाया 450 रुपए 10% के हिसाब से। तो कुल खर्च तकरीबन 28,000 रुपए के आसपास होती है। और हमें अंत में 50% ही अगर हमारा जीरा बचता है तो 1.5 लाख हमको जो है सिसमून प्राप्त होगा, और उसको 200 रुपए प्रति हजार की दर से बेचेंगे तो 30,000 रुपए होंगे। तो इसको अगर हम सकल आय के रूप में देखेंगे तो एक चक्र में 2,000 रुपए का आमदनी हुआ। इसके बाद 5 फसलें हम ले सकते हैं, 25 हर 20 दिन के उपरांत 4 और फसलें ले सकते हैं। तो उसमें आने वाले फसलों में खर्चा बहुत कम होता है। जहां 28,000 हो रहा है वहां प्रति चक्र 13,000 रुपए ही आएंगे, और कुल मिलाकर 30,000 रुपए में अगर 13,000 घटा देते हैं तो 17,000 का मुनाफा होता है। और इस तरह से कुल 5 चक्रों में हमें 70,000 रुपए की आमदनी होती है। अगर लाभ लागत की बात हम करें तो इसमें हम देखेंगे कि हमें बेनिफिट कास्ट रेशियो में 1.875 के आसपास इसमें लाभ मिलेगा। कहने का मतलब 1.25 रुपए के आसपास इसमें लगभग दुगनी आमदनी बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर निवेश पे थोड़ी कमी कर दें किसान भाई जिनके पास बहुत सारी चीजें, जैसे संपूरक आहार के रूप में चावल का कना उनके पास है, सरसों की खली का पाउडर प्राप्त है, तो इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि इस पर ज्यादा खाने पर भी ज्यादा संपूरक आहार पर 2,000 रुपए रखा गया है। तो ये सब बचाया जा सकता है अपने द्वारा, या जो बाई प्रोडक्ट कृषि क्षेत्र से उनके निकल रहे हैं, आमतौर पर किसान भाइयों के यहाँ होते हैं, तो उसका उपयोग करके इस खर्चे को कम करके लगदूना कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, बहुत आपने सटीक जानकारी दी, अच्छी बात कही कि मात्र शिशु मीन के ही उत्पादन से अगर उसको बेचा जाए तो लगभग 70,000 रुपए एक चक्र में, और जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपने मतलब कहा, जो मैं किसान भाइयों को बता दूं सरल भाषा में, 1 रुपए अगर आप लगाते हैं तो कितना रुपए वो बढ़ के आता है। तो लगभग जिसको डबलिंग फार्मर्स इनकम किस तरह से दुगनी की जा सकती है किसानों की इनकम आय, इस पे आपने बताया। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है। इसी बीच में एक और सवाल का आपसे जो है प्रश्न पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो
ये पूछ रहे हैं कि मछली पालन के लिए न्यूनतम लागत तकनीकी पर चर्चा करने का कष्ट करें। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लाइट थ्रो कर दें कि न्यूनतम लागत पूरे एंटायर साइकिल, जो मत्स्य पालन का पूरा साइकिल है, उसमें टोटल खर्चा, न्यूनतम मिनिमम से मिनिमम खर्चा कितना आ सकता है, ताकि जो लघु एवं सीमांत किसान भाई हैं वो इसका जो है पालन कर सके। जी डॉक्टर साहब। सिंह साहब को बताना चाहेंगे, जो ये चर्चा आज चल रही है तो न्यूनतम लागत के आधार पर ही की जा रही है, जो टिकाऊ खेती का स्वरूप है इसी बारे में चर्चा की जा रही है। जब मैं बाजारू मत्स्य उत्पादन के बारे में बात करूंगा तो उस समय उन्हें पूरी जानकारी मुहैया हो जाएगी और आशा है कि वे संतुष्ट हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें क्योंकि वो सेगमेंट आना बाकी है। मैं देख रहा हूँ 30 से ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं और सवाल भी काफी आ रहे हैं। अवनीश पांडे जी, डॉक्टर सुशील कुमार राय, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने के पहले मैं डॉक्टर साहब एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक और जो मेंटल ब्लॉकेड है, एक भ्रांति है जो हमारे किसान भाइयों के बीच फैली हुई है मत्स्य उत्पादन को लेके, मत्स्य पालन को लेके। किसान भाई ये सोचते हैं कि जो मछली, क्योंकि ये मांसाहारी जो है सेवन में आता है, तो कई किसान भाई इसका पालन करना, उत्पादन करना भी इसको नहीं समझ सकते हैं, इसको नहीं सही समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो मत्स्य सेवन करता है वही उसका पालन करे तो ज्यादा अच्छा है। ये कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में इस तरीके का ब्लॉकेड, एक मेंटल ब्लॉकेड है, एक भ्रांति फैली हुई। हालांकि गुजरात जैसे राज्यों ने इस बात को, जो यहाँ पे खुद मांसाहारी भोजन बहुत कम जो है खाया जाता है, परंतु हमने देखा है और सब किसान भाई भी जानते हैं कि श्रिम्प का उत्पादन कितने जोर शोर से वहां होता है और आय सृजन हो रहे हैं। तो इसी भ्रांति को तोड़ते हुए मैं चाहता हूं आज हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में जरा सा मार्गदर्शन करें। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, आपने बड़ा ही उम्दा सवाल किया और लोगों की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि आमतौर पर लोगों के बीच में एक धारणा रहती है कि मछली मांसाहारी है, मांसाहार का है और इसे खाने से हमें बचना चाहिए। जो इसके विरोधी लोग हैं इस पर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मछलियां हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हितकारी हैं तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। मानव विकास में मछलियों का, मानव के मस्तिष्क विकास में मछलियों का बहुत बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि मछलियों में एक प्रकार का जो डीकोसा हेक्साओनिक एसिड होता है, जिसे आमतौर पर हम DHA कहते हैं, और दूसरा होता है ईकोसा पेंटानिक एसिड होता है, DHA होता है, जो मनुष्यों के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसमें मनुष्य में इसका संश्लेषण नहीं हो पा सकता है, लेकिन मछलियों में इसका संश्लेषण होता है, जिसको पूर्ति करके किसी भी मनुष्य की यादगार शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर चूंकि आप स्वयं बंगाल से संबंधित हैं, तो बंगाल के लोगों को कहा जाता है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि उनकी मछली खाने से मस्तिष्क बहुत प्रखर होती है। पुराने लोग ज्यादा ये बातें कहते थे, तो वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाण पूर्वक से अध्ययन करके बता दिया है कि ऐसा है कि मछलियों के मस्तिष्क में एक प्रकार का विशेष का प्रोटीन होता है, फास्फोप्रोटीन होता है, तथा ये अम्ल होते हैं जो काफी उनके स्वास्थ्य के लिए, दृष्टि सुधार के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, त्वचा सुधार के लिए तथा आर्थराइटिस इत्यादि में भी लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ हृदय सुरक्षा में भी, ब्लड प्रेशर की कमी करने में होती है। क्योंकि इन्हें कम चर्बी वाला मांस कहा गया है, तो ये काफी, सफेद मांस कहा गया, काफी उपयोगी होता है। रक्त दबाव नियंत्रण में उपयोगी होता है। कैंसर बचाव में भी अध्ययन चल रहा है, इसमें भी मछलियां सहायक हो रही हैं। पोषक तत्वों से भरपूर प्रोटीन इसमें है, वसा है, अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ा हुआ है और मछलियां से लोगों की हृष्ट-पुष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा, उम्र दराज लोग जो हैं, एक प्रकार की हमारे यहाँ जो मछली है जिसमें फाइब्रस प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है, कैटफिश, बिडाल्बिन कहते हैं, मंगूर मछली कहते हैं, इसमें दोनों प्रकार के प्रोटीन और आयरन, हीमो आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसको 50 साल के उम्र के लोगों को खिलाने से कालमन सेल जैसी समस्याएं भी दूर होती है। रोहू मछली का जो सिर होता है उसको खाने से लोगों की बुद्धि प्रखर होती है। और एक राइनोम्यूगल कार्सिला है, उसको खाने से रतौंधी जैसी बीमारी दूर होती है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आजकल मछलियां हमारे जीवन को, विशेषकर जो IT सेक्टर के हमारे बच्चे हैं जो 8 से 10 बजे रात तक काम करते हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम है,
शहरों में हैं, उनके पास समय नहीं है, आमोद प्रमोद क्रीड़ा क्लब के लिए समय नहीं है। अगर उनके घर में एक छोटा सा एक्वेरियम है, मीनालय है, वहां पर मछलियों को अगर कुछ दाना खिलाते हैं तो हमारे ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं, राशियों के अनुसार ऐसा बताया गया है, हमारे वेदों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस कार्नर पर मछली रखने से, एक्वेरियम रखने से उनके लिए कितना प्रगतिशील होगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी और उनकी समस्याओं का निदान होगा मछली रखने से। और कहते हैं भगवान विष्णु को स्वतः भोग लगाना कहते हैं मछलियों को अगर आनंद देते हैं। तो अगर कोई भाई कहे कि मछली खाने से हमें दिक्कत है, तो अब मुझे आशा है कि उन्हें ये दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ मछली मत्स्य चिकित्सा का भी आज जो पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनको एक पात्र में रख दिया जाए और आकर एक व्यापार उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी है और बहुत सारे शहरों में है, जहां मछलियों आपके पैर की सफाई करती हैं, गुदगदी करती हैं, स्पा जिसका नाम दिया जाता है, लोग मसाजिंग कराने करते हैं, उस तरह से मछलियां भी मसाजिंग करती हैं और उससे थकावट को दूर करने में लाभ होता है। मछलियां हमारे जीवन की शल्य चिकित्सा में लाभकारी है। हम जैसे एक्सीडेंट कर देते हैं, दुर्घटना कर देते हैं, तो मछलियों में जो उसके आंतें होती है, जो बेकार हो जाती है, फेंक दी जाती है, उससे जो है धागे बनाए गए हैं, जिससे डॉक्टर सिलाई करता है और घाव को भरने के लिए सिलाई करता है, तो उसमें भी योगदान मछलियां कर रही हैं। यहाँ तक हैदराबाद में आपने नाम सुना होगा, एक परिवार है जो मछलियों के द्वारा अस्थमा रोग को दूर करने में लाभ करता है। साथ ही साथ जब मछली बाजार में विक्रय कर दी जाती है, जब उसका अवशेष बचता है, तो वो भी उससे खाद निर्माण करके, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और हमारा ITK भी है, उससे और वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके भी उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है, ये सारे निर्धारण करके बताया है कि हार्टिकल्चर, बागवानी या सब्जी उत्पादन में अगर उपयोग किया जाए तो उससे फसलें में बढ़ोतरी होगी और मछली, घिया जैसी मछली, लौकी जैसी में उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मछलियां हमारे जीवन को नित्य प्रतिदिन प्रभावित करती हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने सुना होगा बचपन में भी और प्राणों को, विशेषकर वयस्क लोगों को, वृद्ध लोगों को, डॉक्टर लोग कार्ड लीवर ऑयल का कैप्सूल देते हैं, जो मछलियों से निकाला गया लीवर ऑयल है। उसको जो आजकल इम्यूनिटी की बात की जा रही है, दक्षता की बात की जा रही है, क्षमता विकास की जा रही है विभिन्न आयुर्वेदिक साधनों के द्वारा, उसमें भी इसका कार्ड लीवर ऑयल के कैप्सूल डॉक्टर प्रोत्साहित करते हैं कि आप खाएं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और कोरोना की महामारी के परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और पड़ रहा है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने कई बातें कही, किस तरह से मछलियां दिन प्रतिदिन इंसान के, मनुष्य के जीवन के हर नित्य क्रिया से जुड़ सकता है और मछलियों का हर अंग, हर शेष हम उसका लाभ ले सकते हैं। 30 से ज्यादा लोग लाइव हमारे जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय की भी कुछ सीमा है, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब, अब जो कार्प अंगुलिका है, फिश फिंगरलिंग के उत्पादन के बारे में जल्दी से आप हमारे लोगों को बताएं। जी डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, जैसा कि कार्प अंगुलिका की बात की, ये एक महत्वपूर्ण है मछली पालन के लिए। आमतौर पर देखा गया कि हमारे जो किसान भाई हैं, अंगुलिकाओं का संचय नहीं करते हैं मत्स्य बाजारू उत्पादन के लिए, वो शिशुमीनों का ही डायरेक्ट रूप में बड़े बड़े तालाबों में संग्रह या संचय करके मछली उत्पादन लेना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें मुनाफा ज्यादा नहीं होता और नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें मत्स्य अंगुलिका उत्पादन करना पड़ता है, अंगुलिकाओं का संचय बड़े तालाबों में करना होता है। तो मत्स्य अंगुलिका उत्पादन कैसे करें, इसके तालाब कैसे होने चाहिए, तालाब की गहराई क्या होनी चाहिए, इस बारे में मैं चर्चा आर्थिकी के हिसाब से करना चाहूंगा। तो आमतौर पर 1000 वर्ग मीटर से लेकर 2000 वर्ग मीटर तक के तालाब सर्वथा इसके लिए उपयोगी हैं। और इसमें जो संचय दर है, जो शिशुमीन आपने 1 इंची का निकाला 20-25 दिन के बाद, उसी शिशुमीन को लाकर, कार्प के शिशुमीन को 3 से 5 लाख, 1/10 भाग संचय दर जो शिशुमीनों का है उसका रखना होता है यहाँ पर। वहाँ 30 से 50 लाख है, यहाँ 3 से 5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। और इसमें जो तालाब की गहराई होती है 1.5 से 2 मीटर भी रखा जा सकता है। वैसे सर्वथा 1.5 मीटर सर्वथा उचित है। और आयताकार तालाब यहाँ पर हम रखते हैं, उसमें वर्गाकार तालाब ज्यादा उपयोगी होता है। तो इस तरह से तालाब की रही बात। और इसके आर्थिक पहलू पर अगर हम विचार करें तो इसमें मुख्य रूप से तालाब सुधार में
3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर हिंसक मछलियां इत्यादि पुराने तालाबों में है तो महुआ खली या ब्लीचिंग पाउडर से हिंसक मछलियों की निकासी है 5,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, इसमें दोनों प्रकार के खाद उर्वरक हैं, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ये 2,000 रुपए। अंगुलिका का जो अंगुलिका आप संचय करेंगे 3 लाख करेंगे 1,000 वर्ग मीटर में, तो उसमें 30,000 जो अंगुलिका यहाँ पर डालना होगा, तो 2,000 रुपए प्रति हजार के 200 रुपए प्रति हजार की दर से हमने मूल्य लगाया। 6,000 रुपए इस पर खर्च होगा संपूरक आहार के रूप में। इसमें संपूरक आहार जो होता है वही चावल का कना, सरसों की खली, सोयाबीन की खली, मक्के का आटा, गेहूं का आटा, चोकर, ये सब आप बनाकर दे सकते हैं। वैसे आजकल अंगुलिका के मुंह के प्रकार के अनुसार भी बाजार में प्रगतिशील मत्स्य आहार उपलब्ध हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस पर हमने 10,000 रुपए खर्चा लगाया है, मजदूरी पर 5,000, अन्य खर्चों में 1,500, और ये इसके देने की दर जो होती है 5 से 10% होती है। जबकि वहाँ शिशु मीनों में जो होती है, पहले 5 दिन 120 ग्राम, दूसरे 5 दिन 240 ग्राम, तीसरे 5 दिन 480 ग्राम, और चौथे 5 दिन आपका 960 ग्राम, इस तरह से उसमें दिया जाता है। उसमें इस्पान के भार के, जो इस्पान जीरा आता है उसके शारीरिक भार का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस तरह से देते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है, उस हिसाब से देते हैं। और जो ये अंगुलिका की हमने बात की, तो कुल मिलाकर खर्चा जो होता है 32,500 रुपए इस पर खर्चा आता है। अगर सूद वगैरह हम ब्याज अगर लिया है किसान, तो ये जोड़कर 33,700 रुपए खर्चे आते हैं। अब अगर फसल 3 महीने की इसमें होती है, उसमें 3 महीने में 5 फसल ले सकते हैं, इसमें एक ही फसल लेते हैं 3 महीने में, और 22,500 आपको अंगुलिकाएं प्राप्त होंगी, जो जिसका हम विक्रय करेंगे 67,500 रुपए अगर हमको इसमें आमदनी होगी, और कुल खर्चा जो हमारा है 33,700 है। तो इस तरह से आमदनी जो हमारी हुई 33,800 हुई। अगर लाभ लागत अनुपात हम निकालें तो सीधे सीधे दुगुना लाभ इसमें होता है। इसको ज्यादा जोर देने की जरूरत है, क्योंकि भारत के बहुत सारे इलाकों में अंगुलिकाओं का आज भी संचय नहीं है। वैसे आमतौर पर बंगाल के लोग अंगुलिकाओं का लाकर मत्स्य पालकों को मुहैया कराते हैं, लेकिन अभी स्थानीय स्तर पर किसानों ने अंगुलिकाओं का पालन ज्यादा पैमाने पर नहीं करना शुरू किया है। कुछ राज्य इसके अपवाद हो सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, पंजाब हरियाणा हुआ, वहां पर लोगों ने अपने स्वतः अंगुलिकाओं का उत्पादन शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ पॉकेट्स में लोगों ने अंगुलिका उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जो बाजारू मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख अंग है। तो ये बात मैं बताना चाहता था। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, किस तरह से शिशुमीन के बाद लोग उसी पे थम न जाए, अंगुलिका उत्पादन पे भी ध्यान दे, ताकि उससे आय संवर्धन हो और उनसे आय सृजन के नए आयाम बने। और जैसा कि आपने एक डेटा दिया कि 33,000 रुपए खर्चा करने पे सीधे सीधे 67,000 रुपए किसान जो है कमा सकता है इससे। बढ़ते हैं समय को देखते हुए हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है, लगभग लास्ट सेगमेंट है। ये पूरा जो कंप्लीट पैकेज है मत्स्य पालन का, इसके विषय पे ये एक मुख्य कड़ी है, अंतिम कड़ी है, जो कि बाजारू कार्प मत्स्य का उत्पादन किस तरह से किया जाए और किसान भाई अच्छी से अच्छी तकनीक करके कितनी लाभ लागत उससे ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी सिद्धार्थ जी, बाजारू कार्प उत्पादन की मुख्य तकनीकी को मिश्रित मछली पालन के नाम से या मिश्रित कार्प पालन के नाम से हम जानते हैं। इसके लिए तालाबों को जो आकार होता है वो 1,000 वर्ग मीटर से लेकर 4,000 वर्ग मीटर तक सर्वथा उचित होता है। वैसे 1 हेक्टेयर के तालाब, 2 हेक्टेयर के भी प्रगतिशील कृषक ऐसे तालाबों में बाजारू मत्स्य उत्पादन कार्प मछलियों का ले रहे हैं। इसमें गहराई अगर अपनी जल आपूर्ति के संसाधन है, जैसे सोलर पंप हैं, आपके डीजल पंप हैं, आपके विद्युत पंप हैं, आपको नहरों से भराई के साधन हैं, या किसी अन्य स्रोत से जल भराई के साधन है, तो आप 1 से 1.5 मीटर ही गहराई रखें और वर्ष भर पानी इतना रखें। विशेषकर गर्मियों में आजकल का जो ताप बढ़ा हुआ, आजकल विशेष ध्यान देने की जरूरत है उन कृषक भाइयों को जिनके पास ऐसे तालाब हैं, बाष्पीकरण रेट बहुत ज्यादा है, तो हमेशा जल भराई करते हुए 1 मीटर पानी उनको कम से कम रखना चाहिए। और तापमान आप जानते हैं, बाहरी तापमान जो है 45 से 50 डिग्री के बीच हो रहा है,
तो ऐसी दशा में ये उपयोगी है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, बंगाल के क्षेत्र हैं, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पर 2 से 3 मीटर गहराई भी रखें और तालाब की गहराई बंधे तक 3-4 मीटर तक रह सकते हैं। जिन्हें जल भरने की सुविधा नहीं है, वो केवल वर्षा आधारित जल भंडारण या वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो वो जो वर्षा से जो जल भराई हो जाती है उसका उपयोग कर सकते हैं। गर्मी में आते आते 1 मीटर पानी उसमें भरा रहता है, तो ये तालाब उपयोगी होते हैं। अब इसमें किन मछलियों का पालन करना होगा? कार्प मछलियों में मुख्य रूप से हमने कहा कतला जो है, जिसे भाकुर भी कहते हैं, सिल्वर कार्प कहते हैं, रोहू है, ग्रास कार्प है और नैन है, कॉमन कार्प है। इसमें सतही मछलियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऊपरी सतह में रखने वाली मछलियां, बीच वाली सतह में रहने वाली मछलियां और निचले सतह में रहने वाली मछलियां। ऊपरी सतह में जब हम कहते हैं तो उसमें सिल्वर कार्प जो है वनस्पति प्लवक भोजी होती है और कतला भाकुर जो होती है जंतु प्लवक भोजी होती है। बीच में जो रोहू होता है वो पेरीफाइटन भोजी होती है। जो कोई भी आधार उसको मिल जाए, मसाल के तौर पर अगर तालाब की में कुछ जड़ें हैं, बांस की टहनियां हैं, तो उसको एक प्रकार के यही प्लैंकटन चिपक जाते हैं जिसको वो खाती है। उसके अलावा तालाब में अगर किसी प्रकार की जली घास है तो उसका उपयोग ग्रास कार्प मछली करती है। उसके अलावा आप ग्रास कार्प के लिए स्थलीय घासों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे बरसीम का चारा हुआ, गन्ने की पत्तियां हुई, पात गोभी की पत्तियां हुई, गोभी की पत्तियां हुई, आलू की पत्तियां हुई, ये सारे चीजों को, पीपल की पत्तियां, इसको खाने की क्षमता ग्रास कार्प मछली में होती है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का फेरेंजियल टीथ होता है जिसको कुतर कर खा जाती है। 60-70% पचाती है और 30-40% जो बताओ होता है वो अन्य मछलियां खाकर भी उनकी प्लैंकटन उत्पादकता को बढ़ता है। फर्टिलाइजेशन भी इसमें होता है और डायरेक्ट भी खाती हैं मछलियां, तो उत्पादन में बढ़ोतरी है। इस तरह से करेंगे तो आपको 4 से 6 टन मछली बड़े आसानी से किया जा सकता है। वैसे आजकल किसान भाई 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से मछली उत्पादन ले रहे हैं। अब इसमें अगर इनके आर्थिक पहलू पर विचार किया जाए तो हम 1000 वर्ग मीटर की ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि सीमांत कृषकों के बारे में हमने विशेषकर ये व्याख्यान तैयार किया है, तो उस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो तालाब सुधार पर 4500 रुपए, खाद एवं उर्वरक पर 2000 रुपए, अंगुलिका पर 3000 रुपए, संपूरक आहार पर 30,000 रुपए। इसमें सबसे ज्यादा है चावल, कना, सरसों की खली, और इसमें देने की तरीके भी अलग अलग होते हैं। आटे गुत्थे बनाकर जैसे रोटी बनाया जाता उसको टोकरों में दिया जा सकता है, या पाउडर फार्म में इसमें प्लास्टिक के जो बैग हैं, यूरिया खाद के बैग हैं, सीमेंट बैग की बोरियां, उसमें भराई कर छेद बनाकर तालाब में 10-20 जगह पर डाल दिया जाए तो मछलियां इसमें खा लेती है। इससे लाभ यही होता है कि जो आहार आप देते हैं वो नष्ट नहीं होता, और जो आटे की गुत्थी जो डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है और वो फर्टिलाइजेशन या प्रदूषण का काम करता है। तो उससे बचने के लिए इस तरह की विधि की जाती है। इसके अलावा आजकल बाजारू आहार भी उपलब्ध है, नम आहार भी है, सिंकिंग टाइप भी है, जल प्लावित आहार भी है, जो 30-35 रुपए किलो के हिसाब से मिलते हैं। तो उसको भी देकर आप उपयोग कर सकते हैं। इस पर 30,000 रुपए हमने खर्चा रखा। मजदूरी इत्यादि अगर देखें तो 5,000 रुपए, अन्य खर्चे 1500, कुल 46,000 रुपए 1000 वर्ग मीटर में खर्च होते हैं। और अगर ब्याज डाल दें तो ये कुल मिलाकर 52,900 रुपए होता है। इस तरह से हमने 6 टन की ही बात की है कि उत्पादन आपको मिलेगा, तो 600 किलोग्राम इसमें 1000 वर्ग मीटर में किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और 150 रुपए जो रोहू भाकुर का दर तो आजकल के समय में 250 से लेके 500-600 रुपए किलोग्राम प्रतिदिन है, लेकिन मैंने 150 रुपए फार्म गेट प्राइस के अनुसार रखा हुआ है। तो इस पर 90,000 रुपए की आमदनी होगी, और सकल आय की जब हम बात करेंगे तो 37,000 रुपए की आमदनी होगी। अब बेनिफिट कास्ट रेशियो में अगर बात करें तो 1 रुपया अगर आप लगाते हैं तो 1 रुपया 70 पैसे की आमदनी होगी। इस तरह से किसान भाई जो है बाजारू मत्स्य पालन का उत्पादन करके और इसमें अपने उत्पादकता को बढ़ाकर आय सृजन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें मूल्य निरूपण भी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोगों को ज्यादा जानकारी के अभाव में हर दिन मछली विक्रय करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारे सामाजिक व्यवस्था में लोग जो हैं कुछ विशेष दिनों पर ही मछली खाते हैं। आमतौर पर अगर बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण के प्रांतों को छोड़ दिया जाए, उत्तर भारत में लोग बुधवार को हुआ, शुक्रवार हुआ, रविवार को, तो इन दिनों अगर मछली का विक्रय करते हैं तो उनको ज्यादा मूल्य होगा।
दूसरा जो है जीवित मछलियों को बेचने का जो प्रश्न आजकल चला हुआ है, तो इसको स्वास्थ्य चिंताओं की वजह से किसान भाई जीवित मछलियों का अगर विक्रय करते हैं और उपभोक्ता इसको बहुत ही पसंद करते हैं, इसमें 25 से 30% ज्यादा वो दर उनको मिलेगी और उससे फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, उन्हें भी लाभ होगा। किलो पीछे उनको 25 से 30 रुपए आमदनी हो सकती है और वो भी अपने रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं और उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने आज एक पूरे जिसको बोलते हैं ना मत्स्य पालन के विषय पे एक कंप्लीट आपने पैकेज हमें बताया, एक पूरे पूर्ण जिसको बोलते हैं ना पूर्ण जानकारी दी। हालांकि बात की जाए आपके अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए, आपके जानकारी की बात की जाए, तो ये तो मात्र 10% था जो एक समुद्र से लोटे भर पानी आपने आज हमारे साथ चर्चा की। बात यदि हम आपसे करेंगे तो शायद हो सकता हो दिन चला जाए, समय बीत जाए आपके एक्सपीरियंस के तौर पे। कई अच्छी जानकारियां आपने दी, कई भ्रांतियां आपने दूर की हमारे किसान भाइयों के बीच में, और किस तरह से मछली पालन को खेती के साथ जोड़कर एक आय का नया आयाम, एक आय सृजन का नया एक जिसको बोलते हैं ना सिस्टम, एक पद्धति डेवलप कर सकते हैं किसान भाई, खास करके लघु एवं सीमांत किसान भाई, उसके ऊपर आपने आज जोर दिया। इन सभी बातों को, जानकारियों को आपने दिया हमारे साथ लगातार। अंत तक 50 मिनट हो चुके हैं, 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, कई मुख्य सवालों के भी आपने जवाब दिए। हालांकि सारे सवाल का तो जवाब हम नहीं दे पाएंगे इस समय, क्योंकि समय सीमा की भी कुछ हमारी भी लिमिटेशंस है, परंतु किसान भाई हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने जो भी कौतूहल सवाल है हमारे पेज पे डाले, हम 24 घंटे के अंदर उनका जवाब आपको मुहैया करेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं अंत में आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और देश के सभी किसान भाइयों को, पशुपालक एवं मत्स्य पालकों को जरा बताएं कि मछली पालन से नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को कितना योगदान मिलता है फॉरेन एक्सचेंज के तहत, और जो कोविड सिचुएशन में मत्स्यों का क्या रोल है इम्यूनिटी को बढ़ाने में। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ, जैसा कि आप जानते हैं मछली हमारे किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान देती है। ऐसे में भारत सरकार को 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी प्रतिवर्ष मछली व्यवसाय से होती है और उतनी ही मात्रा में हमारे लोग तो अंतःस्थलीय स्तर पर उपभोग भी उतनी ही मूल्य की मछलियों का करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा में मछलियों का कितना बड़ा योगदान है और सीधे तौर पर इस उद्योग में 14.5 मिलियन लोग जो हैं मछलियों से रोजगार सीधे तौर पर पाते हैं। इतने ही लोग तकरीबन गैर सीधे तरीके से इसके एंसिलरी व्यवसाय के रूप में इससे व्यवसाय का सृजन होता है। तो मछलियां हमारे लिए इस तरह से हमारे देश के जीडीपी में लगभग 1% के हिस्सेदारी रखती है और कृषि व्यवस्था की जो जीडीपी में है उसमें 12% के आसपास इसकी योगदान रहता है। इस तरह से कुल मिलाकर मछली पालन या मछली को हम कह सकते हैं राष्ट्र निर्माण में खाद्य सुरक्षा की बात हो, रोजगार सुरक्षा की बात हो, औषधि सुरक्षा की बात हो, प्रोटीन मुहैया या उत्पादकता पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, वाटर प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो किसी भी फसल की तुलना में निसंदेह बहुत ही ज्यादा इसमें उत्पादकता होती है और इससे किसानों को आय का सृजन होता है। जहां तक रही बात मछली पालन की, तो आज देश में वैज्ञानिकों के अनुसंधान से संभव हो चुका है हर प्रकार की मृदाओं में किसी न किसी प्रकार की मछली पालन किया जा सकता है। हर प्रकार के जल संसाधन में किसी न किसी प्रकार का मछली पालन करके राष्ट्र निर्माण में अपना आहुति दिया जा सकता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों, विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करना चाहूंगा कि वे तत्परता से इसमें आगे बढ़ें और इसे अपने रोजगार के जरिया के रूप में, अपने लाइवलीहुड ऑप्शन के रूप में इसको अंगीकृत करें, जिससे निसंदेह राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान परम संभावी होगा। और आप जानते हैं कि आज मछलियों की वजह से भारत सरकार ने 2 ऐसे मत्स्य कृषकों को जिन्होंने बड़े छोटे स्तर से मत्स्य पालन कार्य किया, उन्हें पद्मश्री उपाधि दिया विगत 2 वर्षों में। और मेरा सौभाग्य रहा है, दोनों कृषकों के यहाँ मेरा आना जाना रहा है, जिसे मैं अपना सौभाग्य भी मानना चाहूंगा। आपके इस इफ्को प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात भी लोगों के बीच रखना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर कोविड की आपने बात की, तो आमतौर पर वुहान से जो शुरुआती दौर में जो विषय आया कि नम बाजारों से मछलियों में जो है वायरस की बात आती है, लोगों के अंदर भ्रम आया था, तो ऐसा नहीं है। वैसे भारतीय
मत्स्य व्यंजन बनाने की जो पद्धतियां हैं बड़ी ही टिकाऊ, स्वच्छ और स्वास्थ्य हितैषी हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग सरसों के द्वारा या विभिन्न प्रकार के दही के द्वारा और अन्य तरह के व्यंजन बनाते हैं, और उसमें जो मुख्य रूप है कि उसमें जो है हम बृहद तापमान पर यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री तापमान पर मछलियों का हम फ्राई करते हैं, और उसका उपयोग सरसों में मिलाकर, नमक में और हल्दी के साथ मिलाकर करते हैं, जिससे विषाणु, जीवाणु और फफूंद जैसी किसी भी अवयव की जीवित रहने की संभावना नहीं रहती है। तो ये हमारे स्वास्थ्य का कहीं भी अहित नहीं करता है। हमें केवल सावधानी प्रसंस्करण में शुरुआती दौर में रखना होगा कि शुरुआती दौर में जो विक्रेता हों वो ग्लव पहन कर दें, मास्क लगाएं, जो भारत सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। जिनके पास ये सब मास्क वगैरह नहीं है वो गमछा का प्रयोग करें। इन सारे चीजों का प्रयोग करते हुए बीच बीच में सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, तो किसी प्रकार की हमें संभावना गलत रूप में नहीं दिखाई दे रही है। और आशा करता हूं कि श्रोतागण इस व्याख्यान से लाभ उठाए होंगे और इसको अमल करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, अपने जो बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला, देश के लाखों करोड़ों किसान भाइयों को मत्स्य पालन के ऊपर मार्गदर्शन दिया, एक पूरा कंप्लीट पैकेज बताया, साथ ही साथ आपने कई मुख्य बिंदुओं पे कवर किया। लघु एवं सीमांत किसान भाई जो हैं, जो अंतर तटीय या फिर अंतरस्थलीय राज्यों में भी किस तरह से मछली पालन करके अपना आय सृजन कर सकते हैं, इस पे विशेष आपने व्याख्यान की, चर्चा की, तथा राष्ट्र निर्माण में मछली पालन का कितना बड़ा योगदान है, इन मुख्य बिंदुओं पे आपने आज हमारे साथ बातचीत की। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं ये बताना चाहूंगा, अभी भी हमारे साथ 25 से 30 लोग जुड़े हुए, सवालों की भी फहरिस्त काफी आ चुकी है। हम सारे सवालों का जवाब तो नहीं दे पाएंगे इस लाइव सेशन के दौरान, पर मैं फिर रिपीट करता हूं, हम 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी कौतूहलता है, जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देंगे। डॉक्टर साहब, एक बार बहुत बहुत पुनः आपका धन्यवाद एवं साधुवाद, आप हमारे साथ आए। और सिद्धार्थ जी, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा अभिवादन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाइयों, आपने देखा किस तरह से आज हमने बात की मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन का कितना बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण के तहत, मत्स्य खाना इस कोविड सिचुएशन के दौरान कितना जरूरी है, इसके प्रति जो भ्रांतियां थी कि यदि मत्स्य या फिर खाने से जो ये कोरोना का फैलाव हो रहा है, इन सारी भ्रांतियों को हमने दूर किया और हर जगह, भारत के हर क्षेत्र में, हर राज्य में मत्स्य पालन किस तरह से किया जा सकता है, हमारे एक्सपर्ट ने आपको जानकारी दी। मैं तो बंगाल राज्य से संबंध रखता हूँ, मैं खुद एक बंगाली हूँ। हम तो मत्स्य खूब खाते हैं, इसका बहुत स्वाद लेते हैं। मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूं, आप भी निडर होके मत्स्य खाएं, उसका सेवन करें, और मत्स्य पालकों को भी निडर होके मत्स्य पालन एवं उत्पादन में जोर शोर करें, ताकि राष्ट्र निर्माण हेतु इम्यूनिटी के तहत, फूड सिक्योरिटी के तहत हम कृषक भाई जो एग्रेरियन सोसाइटी है, इसमें योगदान दे सके। कल इसी समय 11 बजे फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे, एक नए विषय, नए चर्चा के साथ, एक ऊर्जावान एक्सपर्ट के साथ। उससे पहले कि इफ्को किसान हमेशा यही चाहता है कि जानकारी की कोई अभाव ना हो, क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध बने किसान अपना। आज सभी श्रोताओं को जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े थे, लाइव में जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें और विविध जानकारी के लिए ज्यादा से ज्यादा मित्रों एवं सगा संबंधियों को हमारे इस लाइव शो के बारे में बताएं कि हर दिन किस तरह से हम आपसे आते हैं, रूबरू होते हैं और बातचीत करके ज्वलनशील मुद्दों पे आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य आज इस लाइव सेशन से आपकी आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।